नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो वन शॉट रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं WPT से रिलेटेड हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड हैं। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, पूरा प्लेटो से लेकर और जॉन रॉल्स तक जो भी आपके सिलेबस के थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड सारा MCQ हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। ऑप्शन देखिए, जस्टिस एज फेयरनेस। ये जस्टिस एज फेयरनेस ये जॉन रॉल्स का ही विचारधारा है। और इसके अलावा जस्टिस एज फेयरनेस के अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसको कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। और वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है अज्ञानता का पर्दा, ये भी किसने कहा है? ये भी जॉन रॉल्स का एक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इन्होंने कहा है। वेल ऑफ इग्नोरेंस भी जो है जॉन रॉल्स ने कहा है। और इनकी फेमस जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के राइटर भी कौन है? जॉन रॉल्स हैं। तो जॉन रॉल्स की कॉन्सेप्ट जो है जस्टिस एज फेयरनेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया और वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया, जिसको अज्ञानता का पर्दा कहकर इन्होंने कहा था। क्लास इन इटसेल्फ जो है ये जॉन रॉल्स से रिलेटेड नहीं है। और क्लास इन इटसेल्फ के बारे में ध्यान रखना है कि ये मार्क्सिज्म की अवधारणा है। तो ये मार्क्सवादी अवधारणा है क्लास इन इटसेल्फ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, ये किसने कहा है? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, ये किसने कहा है? ये आपको देखना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, किसने कहा है? फेमस ये विचार है, अरस्तु है, जॉन रॉल्स है, एंड्रिया डॉर्किन है और मैकिनॉन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये जॉन रॉल्स का फेमस कोट है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण होता है। तो रॉल्स क्या हैं? एक उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। और ध्यान रखना है द थ्योरी ऑफ जस्टिस और न्याय का सिद्धांत जो है वो जॉन रॉल्स का बहुत फेमस है। सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है निष्पक्षता के रूप में न्याय। पूछा जाएगा कि निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा किसने दी? तो ये भी जॉन रॉल्स ने दी है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध जो है रक्तपात युक्त राजनीति है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है, युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके पास है माओ सेतुंग, हैन्ना एरेंट, फ्रांज फैनन और हीगल। सही आंसर आपका हो जाएगा ये माओ का स्टेटमेंट है। माओ कहते हैं राजनीति रक्त रहित युद्ध है और युद्ध जो है रक्तपात युक्त राजनीति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट किसका है? ये आपका माओ जेडोंग का है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन आपके पास दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला कथन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने अपना स्नातकोत्तर शोध प्रबंध हीगल पर लिखा। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। इन कथनों के आलोक में विकल्पों को सही से चुनना है हमें। तो अगर हम देखें तो पहला कथन जो है कि इन्होंने अपना शोध प्रबंधन जो है वो हीगल पर लिखा था, ये इन्होंने हीगल पर नहीं लिखा था। ये इनके एपिक्यूरस के विचारों पर केंद्रित था इनका शोध ग्रंथ। एपिक्यूरस के विचारों पर केंद्रित था इनका शोध ग्रंथ। द डिफरेंस बिटवीन, इसका जो नाम था द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। तो डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी के बीच में डिफरेंस पर इन्होंने लेख लिखा था, शोध प्रबंध लिखा था। तो हीगल पर नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि साम्यवाद समाज में किसी के भी
किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की जाती है, तो साम्यवादी समाज में किसी के भी पास कार्यकलापों का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं होता है। कथन 2 सही है, यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये बुक्स हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चल सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो होली फैमिली, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये सारी जो बुक्स हैं ये कार्ल मार्क्स की बुक हैं, मार्क्स की ये फेमस बुक्स हैं सारी। और अगर इनके ईयर के अकॉर्डिंग लगाने को आ जाए तो इनमें से देखें, होली फैमिली जो है ये इन्होंने एंजल्स का साथ में मिलकर लिखी थी 1845 में, तो ये ध्यान रखना है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है अगेन इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1859 में ये पब्लिश होती है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये जो है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के विरोध में इन्होंने लिखी थी, जो प्रोंधो की बुक थी, ये 1847 में लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी है वो 1846 में लिखी थी प्रोंधो ने, वो भी बात आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट जो है ये इनमें से सबसे लास्ट में 1865 की बुक है, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। अब अगर हमें लगाना हो क्रम से तो फर्स्ट आ जाएगा 1845, फिर 1847, फिर 1859 और फिर 1865, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की कृति नहीं है, कौन सी रचना है जो अरस्तु के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया आपके पास। पॉलिटिक्स फेमस है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, इसके अलावा निकोमेकियन एथिक्स, यूडेमियन एथिक्स, ये सारी जो है एरिस्टोटल्स की बुक हैं। तो ये तीनों बुक जो हैं एरिस्टोटल की हैं। और एपोलॉजी आप सब जानते हैं कि ये प्लेटो की बुक है। इसके अलावा एरिस्टोटल की डी एनिमा एक बुक आप और ध्यान रखिएगा, डी एनिमा ध्यान रखिए। इसके अलावा द फिजिक्स ध्यान रखिएगा, फिजिक्स भी है बुक अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल अपने टाइम पे साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंस के जनक भी हैं, बायोलॉजी के जनक भी हैं। तो बहुत सारे इनके वर्क्स हैं जो इन्होंने किए हैं। इसके अलावा कैटेगरीज, टॉपिक्स, ऐसे भी इनकी रचनाएं हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी रचनाएं हैं अरिस्टोटल की। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण, शाश्वत एवं नियत है। ये बताना है कि इनमें से पूर्ण रूप से शाश्वत और नियत कौन सा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, हमें बताना है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के जनक हो गया अरस्तु, और राजनीतिक दर्शन के जनक अगर पूछें तो प्लेटो हैं, और दार्शनिक हैं और आदर्शवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और प्लेटो ने कहा कि पूर्ण और शाश्वत जो है वो क्या है, विचार होते हैं। तो विचारों की सत्ता को ये बात करते हैं। पूर्ण, शाश्वत एवं नियत होते हैं विचार, जो कि एक तरह से हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है इससे परे की बात वो करते हैं। विचार जो हैं वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ऐसा प्लेटो मानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं और 2 सूचियों को मिलान करना है। सूची में आपके पास कॉन्सेप्ट दिए गए हैं या बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर के हमें नाम बताने हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बहुत फेमस बुक है, J.S. मिल की बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये हीगल की बुक है, आउटलाइंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट। जर्मन आइडियोलॉजी जो है ये कार्ल मार्क्स की बुक है, और लेटर ऑन टॉलरेशन आपकी जॉन लॉक की बुक हो गई। तो ये बुक्स इनके राइटर के साथ में आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि क्योंकि जॉन लॉक अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैच करने के लिए एक आध बुक जो है वो जॉन लॉक की भी आ सकती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं कार्ल मार्क्स ने, और इनको अकॉर्डिंग टू
मतलब व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी अवस्था आएगी, उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए दास समाज, सबसे पहले आएगा आदिम समाज आएगा पहले नंबर पर, और आदिम समाज के बाद आएगा दास समाज, और उसके बाद आ जाएगा आपका सामंती समाज तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका पूंजीवादी समाज, और पाँचवें नंबर पे अंत में उन्होंने कहा था कि साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। यानी अगर हम देखें तो 2 1 4 5 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये मार्क्स की विकास की अवस्थाएं हैं जो हमें एज इट इज़ ध्यान रखनी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जो बुक है इसको 8 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो कभी सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है पॉलिटिक्स को। और पहली पुस्तक जो है उसमें राज्य के बारे में है, राज्य की प्रकृति, राज्य का उद्गम कैसे हुआ, और दास प्रथा का वर्णन भी पहली पुस्तक में है। दूसरी पुस्तक में जो प्लेटो जैसे थिंकर है उनके आदर्श राज्य का वर्णन है बुक नंबर 2 में, ठीक है। और चौथी पुस्तक की अगर बात करें तो इसमें वास्तविक शासन प्रणालियों की बात है। चौथी पुस्तक में आपका वास्तविक शासन प्रणाली, तो ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक शासन प्रणाली चौथी बुक में है। और अगर छठी बुक की इनमें से बात करें तो इसमें ये कहा ऐसे उपाय बताए गए हैं जो लोकतंत्र और अल्पतंत्रों को स्थिर बनाया जा सकता है। और लास्ट जो बुक है इसमें आदर्श राज्य के सिद्धांतों का विवेचन है, आदर्श राज्य के सिद्धांतों का विवेचन है 7वीं बुक में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 7वीं और 8वीं में दोनों में ही आदर्श राज्य के विवेचन किया गया है अरिस्टोटल के द्वारा। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अरिस्टोटल से रिलेटेड। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो कार्ल पॉपर का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स, इनको कहा है कि ये मुक्त समाज के शत्रु हैं। मुक्त समाज के शत्रु कहा है, किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने कहा है। और ये उन्होंने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी, एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटीज़, तो ये इन्होंने द ओपन सोसाइटीज़, बुक का नाम था द ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़। तो ये बुक भी पूछी जा सकती है कि किसकी बुक है, ये कार्ल पॉपर की बुक है। और इसमें वो प्लेटो, हेगल और मार्क्स को मुक्त समाज के शत्रु बताते हैं। तो ऐतिहासिकता की आलोचना करते हैं वो किसकी? इनमें से प्लेटो और हेगल की ऐतिहासिकता की आलोचना करते हैं कार्ल पॉपर। और इन्होंने कहा कि जो मुक्त और खुला समाज ये नहीं चाहते हैं, ये मुक्त और खुले समाज के शत्रु हैं। प्लेटो, हेगल और मार्क्स को भी ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, और ये माओ का स्टेटमेंट है। तो माओ त्से-तुंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माओ के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक शक्ति जो है वो बंदूक की नली से उत्पन्न होती है और सैन्य शक्ति से इसे पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी माओ ने कहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। एक बहुत फेमस थिंकर है जिन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में उन्होंने उपयोगितावाद की निंदा की है। उपयोगितावाद जो कि जिसके फाउंडर जो हैं बेंथम हैं, उपयोगितावाद की निंदा की है। आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है कि कौन से वो थिंकर हैं जिन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है। क्वेश्चन सभी लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्लेटो के कुछ मूल पाठ हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले द अपोलॉजी, रिपब्लिक, द लॉज और स्टेटमेंट। तो इनमें से बताना है कि कौन जो है सबसे पहले। प्लेटो की सबसे पहली रचना जो मानी जाती है वो आपका प्राथमिक रचनाओं में से जो एक मानी जाती है वो एपोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि ये उन्होंने शुरू में खासकर सुकरात से रिलेट करके इसको लिखा था द अपोलॉजी। और इसके बाद जो है रिपब्लिक का प्रकाशन 386
BC में मानी जाती है 386, और द लॉज की अगर बात करें तो द लॉज 347 BC में मानी जाती है, और अगर स्टेटमेन की बात करें तो ये 360 BC में मानी जाती है। तो BC की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें ऑर्डर लगाने को देखें तो सबसे पहले आपका अपॉलॉजी आ जाएगा, यानी पहला नंबर एक ही में है, तो 1 2 पहले आ जाएगा आपका अपॉलॉजी आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा रिपब्लिक, और फिर आ जाएगा आपका स्टेटमेन, और फिर आ जाएगा आपका थर्ड यानी द लॉज आ जाएगा सबसे लास्ट रचना इनकी। तो ये आपको अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर में लगाने को अगर डेप्थ क्वेश्चन बनता है तो इस तरह का इस लेवल का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह का एक प्रॉपर वीडियो आएगा और सारे जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो एक ही वीडियो में कवर करवा लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि कौन सा सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अलगाव का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही भी है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव ये मार्क्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये जो थ्योरी दी है ये फ्रेडरिक एंजल्स ने दी है। तो ये एंजल्स का है जो मार्क्स के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, इसी में इन्होंने दिया था द ओरिजिन ऑफ फैमिली। इसका जो पूरा टाइटल है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये बुक किसकी है? फ्रेडरिक एंजल्स की है, और इसमें इन्होंने परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के उद्भव की बात करी है। 1884 में इन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी। तो फ्रेडरिक एंजल्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मार्क्स से नहीं एंजल से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता था। तो नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं मार्क्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। नौकरशाही को राज्य की चेतना मानने वाले थिंकर कौन है? ये मार्क्स हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहलुओं का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया। तो जे.एस. मिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महिलाओं के अधिकार के ये समर्थक थे। बेंथम का समग्र उपयोगितावाद नहीं, इन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन किया था, और इन्होंने कहा था कि मैं वो पीटर हूँ जिसने अपने गुरु की अवहेलना की है। विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, इसका भी इन्होंने समर्थन किया था कि विवाहित महिला के पास संपत्ति का अधिकार है, और पितृसत्तात्मकता का ये विरोध करते थे। यानी पहला और तीसरा हमारा ऐसे स्टेटमेंट है जिनका जे.एस. मिल के द्वारा बचाव या समर्थन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हीगल के संबंध में हमें बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं। सबसे पहले देखें, अगर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होता है या अवतार है, ये किसने कहा है? हीगल ने कहा है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है, महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। ये भी सही स्टेटमेंट है, हीगल ने महिलाओं को कम माना है और ये कहा है कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार किया, तो हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया था। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं, हीगल युद्ध में विश्वास करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जे.एस. मिल की का कॉन्सेप्ट है और बुक भी है उनकी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें जे.एस. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आदर्श सरकार ये बात करी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करी है, सुशासन की संस्थाओं की भी बात की है, और इसमें जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात नहीं की है। तो द कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जे.एस. मिल की शासन संबंधी विचारों पर बुक है, और ये 1861 में इन्होंने लिखी थी। ये इसका ईयर भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
आइए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाइए। कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाना है। अगेन कार्ल मार्क्स की कृतियां एक तो बहुत सारी हैं और इसकी कृतियों में आपको आरोही अवरोही क्रम लगाने का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो इसलिए इनकी खासकर कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाओं के आपको ईयर सहित आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है दास कैपिटल। दास कैपिटल की बात करें तो ये सबसे पहले 1867 में पहला वॉल्यूम जो इसका आया तो 1867 में आता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये 1848 में पब्लिश होती है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम की बात करें तो ये लास्ट में 1891 के अराउंड ये पब्लिश होती है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। और इसके अलावा द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें तो ये सबसे पहली बुक है इनमें से, 1844 में पब्लिश होती है। तो यानी अगर हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो सबसे पहले फोर्थ आएगा। फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, 4213 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ये प्लेटो से रिलेटेड है। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और गुफाओं का रूपक, एलेगरी ऑफ केव्स जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं। तो एलेगरी ऑफ केव्स, गुफाओं का सिद्धांत या गुफाओं का रूपक, ये किसका है? ये प्लेटो का है। तो प्लेटो के ये सिद्धांत हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो है ये प्लेटो का एक जटिल सिद्धांत माना जाता है और ये वास्तविकता जो है वो अमूर्त को मानता है, यानी इस दुनिया को वास्तविक नहीं मानता, इस दुनिया के परे वो जो है मेटाफिजिक्स की बात करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लेटो इसके फाउंडर हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय जो है समान होता है। कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है लेकिन इनका ध्येय, इनका जो टारगेट, इनका जो लक्ष्य होता है वो समान होता है। ये फेमस स्टेटमेंट है। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हीगल का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस विचारक ने लेखन के प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो राइटिंग्स में पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले देखिए प्लेटो भी है, हीगल भी है और हीगल से जो है कार्ल मार्क्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति ली है। तो तीनों हैं लेकिन सबसे पहले किसने? प्लेटो ने किया था द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग। जो है किसने किया? आपका प्लेटो ने सबसे पहले किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा प्लेटो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से मार्क्स से रिलेटेड है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी सही हैं? सही बताना है कि कौन सी विशेषताएं सही हैं। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, ये भी सही है। धर्म को मार्क्स ने जनता की अफीम बताया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी सारे के सारे ये सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन हमें दिए गए हैं, कथन ए और आर, और हमें इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत का है, यानी पिग फिलॉसफी का है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसने जो है बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना सुवर दर्शन कहकर करी है? तो ये कार्लाइल ने करी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। उसके अनुसार प्रसन्नता, हैप्पीनेस, आनंद से, आनंद यानी प्लेजर है, ये प्लेजर जॉ होना चाहिए, प्लेजर। उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस जो है वो प्लेजर से बढ़कर है। ये किसने कहा है? ये आपका कार्लाइल ने कहा है। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही है, तर्क भी इसका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये वाला नहीं, आर ए की सही व्याख्या भी है, बी वाला सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? और यही स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया था जे.एस. मिल ने और इसी से उन्होंने आलोचना करी थी अपने गुरु बेंथम की। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। क्या कहा है कि कुछ आनंद जो है, क्योंकि बेंथम क्या बात करता है, बेंथम कहता है कि मात्रात्मक होते हैं सुख। अगर कंचे खेलने से ज़्यादा सुख मिलता है तो वो पढ़ाई लिखाई के सुख से या फिर किसी अच्छे पद पे रहने के सुख से बहुत अच्छा है, या अच्छे दर्शन पढ़ने से भी अच्छा वो सुख है। लेकिन जे.एस. मिल ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ आनंद जो है अन्य की तुलना में ज़्यादा गुणवत्ता वाले होते हैं। ये कहा है जे.एस. मिल ने। तो ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी के साथ वो इसी के बचाव में वो कहते हैं कि संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। ये भी जे.एस. मिल का स्टेटमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय है, ऑप्शन आपके सामने है, एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य जो है प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय है एक व्यक्ति, एक कार्य और एक वर्ग और एक कर्तव्य। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन से थिंकर हैं जिन्होंने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स और यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में जिन्होंने अंतर किया है? वो कौन सा थिंकर है? इनमें से अल्थ्यूजर है, मिलीबैंड है, लेनिन है या लग्जमबर्ग है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्थ्यूजर, लुई पियरे अल्थ्यूजर। इनका नाम क्या है? लुई पियरे अल्थ्यूजर इसका नाम है, अल्थ्यूजर। और इन्होंने जो है ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स के बीच में डिफरेंस किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि, किस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है? यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के विषय में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और तर्क आर दिए गए हैं और हमें सही उत्तर कूट से निकाल के चुनना है। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, बिल्कुल प्रस्तुत किया। ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या दे रहे हैं कि क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि भौतिक स्थितियाँ। क्रांति के यानी इन्होंने कहा है कि उत्पादन के विचार होते हैं, उत्पादन के विचार होते हैं, भौतिक स्थितियां नहीं होती हैं, फिजिकल स्टेटस नहीं होता है बल्कि भौतिक स्थितियां होती हैं। कथन ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये किसके अकॉर्डिंग? लेनिन के अकॉर्डिंग। तो बुद्धिजीवियों के भी उन्होंने दो वर्ग बताए थे, वो हमने अपना थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट डिस्कस किया है। कोर्स अवेलेबल है, जिसको भी अभी भी परचेज करना है तो पूरे PDF नोट्स मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पे टेस्ट सीरीज़ भी पॉलिटिकल साइंस की अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को। सूची 1 में आपके प्लेटो की पुस्तकें हैं और सूची 2 में उसके मुख्य विषय दिए गए हैं, मैच करवाने हैं। तो सबसे पहले है सिंपोजियम, फ्लेवस, टीमियस भी बोल सकते हैं आप, और द रिपब्लिक। तो अगर हम देखें सिंपोजियम जो है ये प्लेटो की एक दार्शनिक कृति है। और सिंपोजियम की अगर बात करें तो इसमें जो है, इसमें क्या किया गया है, इसमें उन्होंने प्रेम की तत्वमीमांसा को दिया है सिंपोजियम में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, फ्लेबस की अगर बात करें तो फ्लेबस में ये बात करते हैं आपकी विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना, यह आपका फ्लेबस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। और टीमियस की बात करें या टाइमियस की बात करें तो टाइमियस में इन्होंने कहा है भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। और आपका लास्ट बचता है द रिपब्लिक। रिपब्लिक इनकी राजनीति पर लिखी गई सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। तो ये हो गया हमारा। अगेन अगर हम देखें तो सिंपोजियम हो गया आपका। सिंपोजियम में क्या है? ए है प्रेम की
तत्व मीमांसा सिंपोजियम में है। फ्लेवस में आपका विचारों के सिद्धांत को नीतिशास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना है। टीमियस में आपका भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र है। और आपका लास्ट रिपब्लिक जो है आपका वो राजनीतिक क्षेत्र है, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बुक्स के कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखने हैं। अगर डेप्थ क्वेश्चन बनता है तो वो इसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ये बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं है। तो अगर हम देखें इनमें से जो सही नहीं है उसे बताना है। राज्य की जैव अवधारणा, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं अरिस्टोटल। और राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप या आवर्धित व्यक्ति के रूप में, तो ये भी स्टेटमेंट है। केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व। और व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य समान होने चाहिए, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। ये भी अरिस्टोटल ने कहा है। यानी ये अरिस्टोटल जो कहते हैं कि केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व, इसकी चर्चा जो है अरस्तु के राज्य के सिद्धांत में नहीं है। यानी केवल 3 वाला हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। ये कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य के लक्ष्यों में कोई अंतर नहीं होता है। राज्य के बारे में इन्होंने कहा कि प्राकृतिक और नैतिक समुदाय है और मानव की उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है इसका लक्ष्य है। तो मानव की उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका लक्ष्य है। ये कहा है राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये भी किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, केवल जो है 3rd स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे.एस. मिल की रचनाएं हमने सभी ने रट रखी होंगी, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया अगर कि ये मिल पर लिखी गई पुस्तक है, फेमस है, इसलिए क्वेश्चन इससे बन जाता है द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने एम काउलिंग, जॉन ग्रे, आर.पी. आर्नस्टूड्स और जे.डब्ल्यू. म्यूलर। तो आर.पी. आर्नस्टूड्स की ये बुक है, इन्होंने लिखी है। और यह पुस्तक जो है वैज्ञानिक ज्ञान, क्योंकि मिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, वैज्ञानिक ज्ञान के आदर्श पर जोर देता है और मिल की जो काल्पनिक सोच है उसको उजागर करने का काम करती है ये बुक द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल। किसने लिखी? आर.पी. आर्नस्टूड्स ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। मिल की अन्य बुक भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मिल के जो वर्क्स हैं, चाहे वो महिला मताधिकार से रिलेटेड हो और बहुल मतदान का कॉन्सेप्ट मिल का है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है किसी ने। तो बहुल मतदान का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि सभी लोग वोट दे सकते हैं, यानी सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार है कि एक एज के बाद सभी वोट दे पाएंगे, इसका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने बहुल मतदान का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वोट देने का अधिकारी ही नहीं है। मान लीजिए अगर कम लेवल पे है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो 1 वोट दे सकता है। उच्च स्तर पर मान लीजिए कोई टीचर प्रोफेसर हैं तो वो 3 से लेकर 4, और मैक्सिमम वोटों की संख्या इन्होंने 5 बताई थी कि उच्चतम स्तर पर जो व्यक्ति है वो 5 वोट भी दे सकता है। तो मत मूल्य को बढ़ाने की बात करिए, इसी को बहुल मतदान कहा जाता है। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। और इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो अभी होली ऑफ़र है आप लोगों के लिए। होली ऑफ़र में आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 699 का इसका प्राइस है और इसको अभी जो है ये आपको 550 के अराउंड जो है ये आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़। इसमें आपका टॉपिक वाइज प्रॉपर टेस्ट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर जैसा टेस्ट होगा आपके लिए, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो एक बार विजिट कीजिएगा स्टडी लवर्स फैमिली ऐप में, डेमो टेस्ट दीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इस तरह का कौन से टॉपिक पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।